तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के पूरे ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो भी आपके साथियों ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स हैं, हिंदी के, जीके, जीएस के, रीजनिंग के और मैथ के, उन सभी टॉपिक के जो सबसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को साथियों मैंने लिया है। मैं कहूंगा इस पूरी वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे नंबर साथियों एक तरीके से आप अपने सिक्योर कर सकते हो। यानी कि जो आपका पेपर होगा उस पेपर में यहां से इस क्लास से बहुत सारे सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ। और आज की वीडियो थोड़ी सी खास है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के पीछे इस पीपीटी को तैयार करने में, इन क्वेश्चंस को निकालने में साथियों काफी मेहनत लगी है। तो मैं कहूंगा इस पूरी वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों चेक करिएगा कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट हो पाते। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बताना इस पूरे वाक्य में दिक्कत है, यह सही वाक्य नहीं है। यह सही वाक्य क्या ऐसे होगा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, यह सही वाक्य होगा, या जो परिश्रम करते हैं, ठीक है, जो सफल होते हैं। देखिए यहां पर तो जो आ गया तो यह गलत वाक्य हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वैसे, भाई वैसे यहां पर क्यों आ गया, यह भी गलत हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, यह तो यहां पर लगा ही हुआ है, वह नहीं आएगा साथियों, वे आना चाहिए। यानी कि पूरा वाक्य आपका जो शुद्ध होगा ना, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि तंग हाल होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो युद्ध में फंसना नहीं, बहुत अधिक बीमार होना नहीं, मानसिक बीमारी होना नहीं, आर्थिक तंगी होना। यानी कि अगर किसी के पास साथियों किसी को आर्थिक तंगी हो जाती है तो वो कहता है भाई आजकल तो बहुत तंग हाल है मेरे। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि किसी ने सच ही कहा है, जिसे बुला दर्शन के लिए जा पाता है वह आता। भाई ये थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, मैं आपको बता देता हूं क्या होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, मान लीजिए अगर इस ऑप्शन को यहां पर रखें, किसी ने सच ही कहा है जिसे बुलावा आता है, क्या अब यहां पर अगर बात करें ना, ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। मैं कहूंगा बुलावा यहां पर बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएगा। ये शब्द बुलाना नहीं होगा, बुलवाया नहीं होगा। पूरा वाक्य एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करके दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का साथियों चयन कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आग लगने का कारण, यहां पर तो कारण गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है। उसके बाद साथियों मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, वश नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद साथियों यहां पर किसकी तैयारी, ये भी गलत। मैं कहूंगा इन तीनों में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले को पढ़ते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कहने के यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कह रहे कि रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है, तो शाम का आपको विलोम बताना है। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण शाम भी कहते हैं, तो शाम का विलोम क्या होगा, मैं कहूंगा श्वेत होगा। अगर आपसे श्वेत का विलोम पूछ लिया जाए तो शाम आपको बताना है, और शाम का विलोम यहां पर पूछा है तो आपको श्वेत बताना है, ठीक है ना। चलिए, शाम का मतलब पता क्या होता है, शाम का मतलब एक तरीके से होता है साथियों सांवला। क्या शाम का मतलब क्या होता है साथियों, सांवला होता है। और श्वेत की अगर बात करें तो श्वेत का मतलब क्या होता है साथियों, सफेद होता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है साथियों कि कहा सुनी होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। तो दुखी हो जाना, वश न चलना, वाद विवाद होना या प्यार जताना। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों हम लोग यहां पर। चलिए, क्या कहा, मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं आम खाना बहुत पसंद है, क्या पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं, यानी कि आम के इनमें से कौन कौन से पर्यायवाची हैं और कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना आम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, कह रहे कि जो संविधान के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो जो संविधान के अनुकूल हो उसको तो संवैधानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको संवैधानिक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों के विकल्प का आपको चयन करें। यानी कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध मिलता है, भाई गाय का शुद्ध दूध मिलता है ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। शुद्ध वाक्य आपको बताने कि यहां शुद्ध गाय की, देखिए शुद्ध गाय नहीं होती, गाय तो भाई शुद्ध होती ही है, दूध शुद्ध है या अशुद्ध है ये सवाल पैदा होता है। फिर से यहां पर साथियों देखिए, यहां शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये भी गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, भाई परिवर्तन की आवश्यकता तो है इसमें। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही आपका वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि 1 सही है। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ठीक।
मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। देखिए जब रविवार कह दिया है तो दिन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, में नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी नहीं सही है। मैं कहूंगा अगर शुद्ध वाक्य इन चारों में से बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ये अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर वाकई में आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये इस बार वैकेंसी कम नहीं है, 39,000 वैकेंसी बहुत होती है, और उसमें से एक सीट अगर आप पाना चाहते हैं तो वो मैं आपको साथियों दिलवा दूंगा। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी बहुत कठिन पेपर नहीं है, आईएएस वाईएएस का पेपर ये नहीं है। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, और इसका सिलेबस बहुत हाई लेवल का है कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं। नहीं साथियों, बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। देखिए आपको हिंदी पर मैं इतना कमांड हासिल करवा दूंगा कि 20 क्वेश्चन में से 20 सही, रीजनिंग पर बहुत अच्छी कमांड, मैथ पर बहुत अच्छी कमांड करवा दूंगा, ठीक है ना। कुल मिला के अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन के आसपास साथियों आपका स्कोर करवा दूंगा बस। और इतना अगर आपका स्कोर हो जाता है तो 100% आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। तो साथियों पढ़ते रहिए, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। डेली यहां पर ऐसी क्लास आपके लिए चलती है। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करते क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, तो आधुनिक का विलोम की अगर बात करें नए होगा, अनुधमी होगा, पौराणिक होगा, अनुदमी होगा, पौराणिक होगा या नवीन होगा। मैं कहूंगा पौराणिक यहां पर सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, पौराणिक हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको बताना है। तो अगर बात करें शीघ्र ही वैद को ले आओ, तो ये गलत लिखा हुआ है। शीघ्र कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नवोदित, नवजात, नवोड़ा या नटराज। मैं कहूंगा साथियों जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसको नवोदित कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे के सारे सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैं आपको साथियों करवा रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन साथियों मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और जो सवाल आने वाले समय में साथियों ट्रेंड करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखिए। कह रहे कि छलनी कर डालना, इसका मतलब क्या होता है, रौनक होना, बेफिक्र होना, मन में वैराग पैदा होना या शोक विहल कर देना। मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, छलनी कर डालना यानी कि शोक विहल कर देना। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि वर्तनी आपको बताना है, यानी कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। अब यहां पर सौभाग्य सही थोड़ी ना लिखा गया है। सौभाग्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं साथियों। कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। यानी कि किताबी कीड़े को क्या कहा जाता है, मतलब किताबी कीड़ा किसको कहा जाता है। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को किताबी कीड़ा कहा जाता है, पढ़ाई से दूर भागने वाले को तो नहीं कहते। ऐसा कीड़ा जो दीमक नहीं साथियों, उलझन पैदा ये भी नहीं। मैं कहूंगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को क्या कहा जाता है, भाई ये तो किताबी कीड़ा है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको कहते हो। चलिए अगला सवाल कह रहे कि गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो रेखांकित शब्द की अगर बात करें साथियों, गोस्वामी जी को बुला लाओ, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द आपको यहां पर साथियों बताना है। तो गोस्वामी की बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है। इस शब्द का तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं तो गुसाई आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या, गुसाई आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि रेखांकित शब्द का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मुजरिम को जीवन दान दिया, तो जीवन दान का साथियों विलोम आपको यहां पर बताना है। तो जीवन दान का विलोम जीवन होगा, कटुकरण होगा, जीवात्मा होगा, मृत्युदंड होगा। तो मैं कहूंगा क्या होगा साथियों, मृत्युदंड होगा। यानी कि जीवन दान का विलोम मृत्युदंड और मृत्युदंड का विलोम क्या हो जाएगा, जीवन दान हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि अगर बात करें यह समूह अलगाव की राह पर है, तो अलगाव का आपको बताना है विलोम क्या होगा। अलगाव का मतलब क्या, अलगाव का विलोम क्या, समाज होगा, अपूर्ण होगा, निडर होगा या एकीकरण होगा, बताइए। मैं कहूंगा साथियों अलगाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं साथियों दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहां पर अगर साथियों बात करें वाक्य में कुछ दिक्कत लग रही है, देखिए जरा, हाँ इसमें कुछ दिक्कत है साथियों, मैं आपको बतला देता हूं। ये नहीं पूछता, यहां पर नहीं आना चाहिए था। क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता
को ही नहीं पूछता। ये नहीं पूछता जो है ना वो यहां पर आना चाहिए था, नहीं पूछता ये साथियों यहां पर आना चाहिए था। अब आपको बताना है क्या दावत इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता, या क्या फायदा होना चाहिए, या क्या जवाब, या क्या जनाब। मैं कहूंगा क्या फायदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा वाक्य आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी वह अब नहीं रही। तो यहां पर आपको बताने कौन सा शब्द साथियों आ जाएगा। देखिए कह रहे के विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो खबर आएगा, स्वस्थ आएगा, चमक आएगा। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह खबर अब नहीं रही, तुम्हारी अब स्वस्थ अब नहीं रही, तुम्हारी अब चमक नहीं रही, होश नहीं रही। तो मैं कहूंगा चमक यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, चमक यहां पर साथियों आ जाएगा। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी अब वह चमक नहीं रही। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि पासा पलटना, इसका मतलब आपको बताना है साथियों, पासा पलटने का मतलब क्या होता है। जान छुड़ाना या समय नष्ट करना, कठिन परिश्रम करना, या स्थिति उलट जाना। मैं कहूंगा स्थिति उलट जाने को कहा जाता है कि भाई पासा पलट गया। दिए गए शब्द का पर्यायवाची साथियों आपको यहां पर पूछा जा रहा है, यानी कि निशा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो निशा का पर्यायवाची क्या होता है। शुद्ध नहीं, दंत नहीं, खेद नहीं साथियों, निशा को रात्रि कहा जाता है, रात कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। क्या लिखा हुआ है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो साथियों सांस लिया यहां पर लिखा हुआ है, तो दिक्कत की अगर बात करें सांस लिया में है तो होना क्या चाहिए, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, यह सही वाक्य होगा। या काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, ये होगा। मैं कहूंगा ये तो नहीं होगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल साथियों परिवर्तन की आवश्यकता है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 वाला बचा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके पूरा वाक्य जो शुद्ध होगा ना वो ऐसे होगा, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों अटल का पर्यायवाची क्या हो सकता है बताइए। तो अटल को क्या कहा जाता है, अडिग कहा जाता है, अडिग कहा जाता है, कहते हैं भाई। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहने के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है, अलौकिक कहा जा सकता है। यानी कि अगर यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको अलौकिक कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की, ठीक है, चले जाने की सदैव बनी रहती। तो आपको बताने खाली जगह यहां पर है, यहां पर कौन सा शब्द आएगा। तो परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है, या उभार सदैव बनी रहती है, या कटुता सदैव बनी रहती है, या क्रांति सदैव बनी रहती है। तो मैं कहूंगा इस खाली जगह में ऑप्शन नंबर 1 वाला ये शब्द आ जाएगा, और पूरा वाक्य ऐसे हो जाएगा कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिसकी कोई उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो अनुपम कहा जाता है, जिसकी कोई उपमा ना हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब यहां पर साथियों आपके सामने जीके के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, रीजनिंग को, और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए भाई कहने के हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्य नडेला इनका नाम है, और सत्य नडेला ही हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो किनकी बात चल रही है साथियों, आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जयप्रकाश नारायण की बात चल रही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था और उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन का समय बचा हुआ था। तो यह सवाल आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए कह रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बिल्कुल साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है। तो साथियों कितनी है ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, 40,075 किलोमीटर। ये क्या है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो किस पर प्राप्त होता है साथियों, भूमध्य रेखा पर होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य का तापमान होता है भूमध्य रेखा पर होता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो ये साथियों मनीला में है। उसके बाद देखिए
यानी कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 21 की बात चल रही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? तो साथियों क्या नहीं आता है? मृत्युदंड, विदेश यात्रा। देखिए विदेश की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के तहत। जीवन जीने के अधिकार में भी साथियों आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के तहत, और अपनी पसंद से विवाह भी आप कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु दंड की अगर बात करें तो ये साथियों नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? तो मैं कहूंगा क्या कुल सदस्यों की संख्या की 1/6 भाग, 1/10, 1/15 या 1/2? आप लोग ध्यान रखेंगे 1/6 भाग की अगर बात करें, यानी कि राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, तो कुल मिला के जितने सदस्य होंगे ना, तो उन सदस्य की संख्या की 1/6 भाग कर लोगे तो उतने सदस्यों को मनोनयन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है? तो किसकी अनुमति के बाद साथियों? राज्यपाल की अनुमति के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे अधिनियम का स्वरूप ले लेता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद की अगर बात करें तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 356 का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो साथियों कौन सा नहीं हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है। युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, आंतरिक अशांति नहीं हो सकता है। ये आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रजत। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के रजत को दीर्घ दृष्टि है, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो साथियों उत्तल लेंस का उसको इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल कह रहे कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा साथियों? पुतली आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहने के गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? समुद्रगुप्त। आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था, इसको वीणा बजाने का शौक था। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए गुप्त काल की अगर बात करते हैं, गुप्त काल को ही साथियों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब यहां पर अगर बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। ठीक है, जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा, और ये आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। यानी कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो साथियों विराट कोहली पर यह जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20% का जुर्माना लगा दिया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो साथियों यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया है? बाल्ड ईगल को बनाया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं मालडोवा देश की, तो मालडोवा देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मनिका जैन को किया गया है। उसके बाद देखिए भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो भारत ने मलेरिया के मामलों में साथियों तकरीबन 97% की कमी हासिल की है। यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह सवाल भी आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों वीडियो को अगर लाइक ना किया तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी रीजनिंग का थोड़ा सा साथियों वेट कीजिए, कुछ क्वेश्चन और हैं, उसके बाद रीजनिंग को हम लोग यहां पर देखेंगे। कहने के अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो साथियों लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अपने भारत देश की बात चल रही है। 2024 में अपना भारत धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अगला देखिए साथियों कहा जा रहा है कि किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो इनका नाम है अरुणेश चावला, और अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? अमिताभ चटर्जी को बनाया गया है।
हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई की साथियों शुरुआत की गई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें कहां पर की गई है, उत्तराखंड में की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब यहां पर साथियों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा, और यहां से साथियों आपके कई सारे एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है, कह रहे कि ए से जेड के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे के उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी कि ए को जेड लिखा जाता है, बी को वाई लिखा जाता है, सी को एक्स लिखा जाता है और डी को डब्ल्यू लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि CERTIFIED को क्या लिखा जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए सी को एक्स लिखा गया है, तो साथियों यहां पर भी सी है ना, तो साथियों एक्स सबसे पहले आ जाएगा। डी को डब्ल्यू लिखा गया है, तो साथियों क्या आ जाएगा, यहां पर डब्ल्यू आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हर ऑप्शन में सबसे पहले एक्स है और लास्ट में साथियों डब्ल्यू है। मैं आपको कोई चीजें साथियों बता देता हूं, देखिए एक तो ध्यान रखेंगे लव, ये तो आपको याद रहेगा वर्ड। एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, वी का अपोजिट हो जाएगा ई, ई का अपोजिट हो जाएगा वी। आपने पी के मूवी तो देखी होगी साथियों, तो पी के ये हो गया, पी का अपोजिट हो जाएगा के और के का अपोजिट हो जाएगा पी। देखिए एम एन आस पास आते हैं, तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम हो जाएगा। उसके अलावा साथियों एक चीज होती है यू एफ, यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर यू हो जाएगा। उसके अलावा और ध्यान रखेंगे साथियों शर्ट गेज, क्या साथियों, शर्ट गेज, ठीक है। अब देखिए एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड। अब इसको देखिए करने की कोशिश कीजिए। ई का अपोजिट क्या मैंने आपको बताया वी, तो यहां पर साथियों वी आ जाएगा। आर का अपोजिट मैंने आपको क्या बताया, आर का अपोजिट आई बताया, तो यहां पर साथियों आई आ जाएगा। टी की बात करें, टी का अपोजिट मैंने जी बताया, यहां पर साथियों जी आ जाएगा। आई का अपोजिट मैंने क्या बताया, आई का अपोजिट आर बताया, तो यहां पर आर आ जाएगा। एफ की अगर बात करें, ये एफ का अपोजिट यू बताया, तो साथियों यहां पर यू आ जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड रुकिए जरा, इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या बताया, आई का अपोजिट साथियों आर बताया, यहां पर आर आ जाएगा। ई की बात करें, ई का अपोजिट वी बताया मैंने, और डी का अपोजिट क्या डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, एक्स वी आई जी आर यू आर वी डब्ल्यू, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है साथियों के वाई बी की मां है, बी का विवाह सी से हुआ है, और एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, के जे की इकलौती संतान है। तो बी का जे से क्या संबंध होगा, जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। बी की माँ वाई है, तो साथियों हम मान लेते हैं यहां पर क्या, कि बी की माँ कौन होगी साथियों, बी की माँ वाई होगी, माइनस लगा दिया, बी की माँ वाई हो गई। उसके बाद कहने के बी का विवाह सी से हुआ है। अभी हमें नहीं पता है कि बी पति है या पत्नी है, बी का विवाह सी से हुआ है, ठीक है। यानी कि एक्स सी का पिता है, यानी कि ये जो एक्स होगा ना सब, तो एक्स ये एक्स होगा ना, ये आपका सी का पिता हो जाएगा। यानी कि बी की माता है वाई, सी का पिता कौन है सातो, एक्स है यहाँ पर, ठीक है, पिता है तो प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कहने के एक्स का इकलौता पुत्र जे है, एक्स का इकलौता पुत्र, एक्स का इकलौता पुत्र कौन है साथियों, जे है। यानी कि एक्स का इकलौता पुत्र कौन है, जे है। तो मैं कहूंगा ये फिर बेटी होंगी, क्योंकि एक्स का एकमात्र बेटा बताया गया है, तो फिर ये कौन हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। मैं कहूंगा अब ये पत्नी हो जाएंगी और ये पति हो जाएंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है जे की इकलौती संतान के है, तो साथियों जे की इकलौती संतान कौन हो जाएगी, जे की इकलौती संतान के हो जाएगी। बात भी क्लियर है। यानी कि बी का जे से क्या संबंध, यानी कि जे क्या कहेगा बी को, तो जे क्या कहेगा बी को, मुझे बताइए। मैं कहूंगा ये तो इसका कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और बहन के पति ये हो जाएंगे। तो बहन के पति को क्या कहा जाता है साथियों, जीजा कहा जाता है। राइट आंसर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 8 है, उसके बाद साथियों 15 है, और उसके बाद आपको बताने क्या आएगा, उसके बाद 105 है, और साथियों फिर 384 है। तो देखिए यहां पर अगर बात करें 1 से 2, 2 से 3, 3 से एकदम 8, फिर 8 से एकदम 15, ऐसा क्या है साथियों, फिर 105 से 384, क्या यहां पर लॉजिक लगा है, जरा आप देखिए। चलिए देखिए अगर हम साथियों एक काम करिए साथियों, ऐसा करें कि इस एक की अगर बात करें, एक से 3 बनाया गया है और 3 से 15 बनाया गया है, 1 से 3 बनाया गया है और 3 से 15 बनाया गया है। अगर हम इस एक में 3 की गुणा करें तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 में अगर हम साथियों किसकी गुणा करें, 5 की गुणा करें तो 15 आ जाएगा। अब 15 में हम किसकी गुणा करेंगे, 105 आ जाए, तो 15 में अगर हम 7 की गुणा करते हैं तो 105 आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए, 2 में साथियों किसकी अगर हम गुणा करें, तो मैं कहूंगा अगर हम 4 की गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा साथियों, इतना आ जाएगा। अब यहां पर कितनी साथियों गुणा करें, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग 6 की गुणा करें, ठीक है। अब देखिए 4, क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के यहां पर आ रहा है, तो एक एक नंबर छोड़ के यहां पर भी आएगा। यानी कि 8 छंग कितने हो जाएंगे साथियों, 8 छंग आपके 48 के 48 यहां पर आएगा। एक सेकंड रुकिए, अभी इसकी अगर बात करें, अब एक नंबर छोड़ के, यानी कि यहां पर 8 से हमें गुणा कराना पड़ेगी। तो अगर 48 8 384 होते हैं, एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, गुणा करा के एक बार देख लेते हैं। 48 अट्ठे अगर कितने होते हैं, अगर 384 होते हैं तो ठीक है, अट्ठू अट्ठू 64 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 33 34 35 36 37 38, यानी कि बिल्कुल साथियों ठीक है, 48 अट्ठे 384 आ गया, यानी कि यहां पर 48 ही आएगा और 48 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या इस सवाल में साथियों कहा जा रहा है, इस सवाल को अच्छे तरीके से देखिएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। यह सवाल आपसे इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं कहूंगा इसको मैं बहुत आराम से आपको समझा दूंगा। देखिएगा, एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कह रहे कि मिलाकर क्या लिखा हुआ है, अच्छा कुल मिलाकर होना चाहिए, कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए, अगर यहां पर हम लोग बात करें, मान लीजिए क्या कहा गया है, एक महाविद्यालय जिसमें 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषय पढ़ते हैं, तो मान लीजिए साथियों क्या, अगर बात करते हैं साथियों ये मनोविज्ञान वाले हो जाएंगे, और यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें ये इतिहास वाले हो जाएंगे। यहां पर कहा गया है कि 15 विद्यार्थी जो है ना ये इतिहास भी पढ़ते हैं और मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर 15 नंबर आएगा, क्योंकि 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मिले जुले हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं इतिहास भी पढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, 15 विद्यार्थी जो है ये इतिहास पढ़ते हैं। अब हमें 7 लिखना पड़ेगा सिर्फ यहां पर, यानी कि देखिए 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर 22 विद्यार्थी ही तो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं भाई। उसके बाद लिखा हुआ है कि 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो साथियों 15 तो यहां पर हो गया, बचा कितने 17, यानी कि कुल मिला के 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद कहने के 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिकी की अगर बात करें तो साथियों भौतिकी हम यहां पर बना लेते हैं फिजिक्स। तो क्या कहा जा रहा है कि 12 विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ भौतिकी पढ़ने वाले कितने हैं, 12 विद्यार्थी हैं। यानी कि केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। सिर्फ इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी 7 हैं, और साथियों अगर बात करें सिर्फ भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थी 12 हैं, तो मैं कहूंगा इनका योग 19 बनेगा। यानी कि केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 19 है, तो 19 आपका यहां पर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। चलिए, यानी कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए भाई, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 12 30 18 18 45 27, तो 24 और 24 के कैलकुलेशन करके साथियों यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर आपको बताने क्या नंबर आएगा। देखिए अगर हम साथियों यहां पर 12 18 को जोड़ देते हैं तो साथियों हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 18 और 27 को जोड़ देते हैं तो 45 मिल जाएगा। 24 को जोड़ देते हैं तो साथियों 48 मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 48 होगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई लॉजिक ना निकाल पाए तो ये उसके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो ऐसी साथियों प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। रीजनिंग में आपको हर एक कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन साथियों मालूम पड़ जाएगा। इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे हैं कि साथियों 70 है पहले, उसके बाद 66 हो गया, उसके बाद 58 हो गया, उसके बाद 46 हो गया, और उसके बाद साथियों 30 हो गया। तो आपको बताने के उसके बाद यहां पर क्या नंबर आ सकता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए इसमें कितना माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे, इसमें कितना माइनस करेंगे, 66 से 58 बनाने के लिए 8 माइनस करेंगे, 58 से 46 बनाने के लिए साथियों 10 और 2 यानी कि -12 करेंगे, 46 से 30 अगर जाना है तो साथियों कितने माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे। तो यहां पर कितने माइनस करना चाहिए, देखिए 4 8 12 16, तो हर बच्चा बता देगा कि 20 हो जाएगा। यानी कि 30 में 20 माइनस करेंगे तो 10 आता है। क्या यहां पर 10 ऑप्शन में आएगा, बिल्कुल साथियों 10 ऑप्शन में भी दिख रहा है, और 10 ही आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है साथियों, 5 लोग हम यहाँ पर बना लेते हैं और इन सभी का मुंह पश्चिम की तरफ है। 2 3 4 और एक साथियों 5, इनका मुंह किस तरफ है, इस तरफ साथियों इनका मुंह है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद कहने के ए और बी एक साथ बैठे हैं, तो ए और बी आजू बाजू बैठे होंगे। सी दक्षिणी सिरे पर बैठे है, तो दक्षिणी सिरा ये है, उत्तरी सिरा ये है। तो डी कहां पर बैठा है, डी साथियों यहां पर बैठा है। और क्या कहा जा रहा है, अच्छा सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। सी की अगर बात करते हैं तो सी
जो है ना सी, ये दक्षिणी सिरे पर बैठा है और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, यानी कि डी साथियों यहां पर बैठा है। और कहने के ई जो है ना, ई ये बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी और क्या कहा जा रहा है, बी और सी के बीच में, देखिए सी ये है, बी जाहिर सी बात है यहां पर बनेगा, तो बी और सी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी कि ई आपका यहां पर बैठ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 में से 4 लोग आप बैठा चुके हो, एक बचा है, कौन बचा, ए बचा है, तो ए यहां पर बैठ जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है साथियों, बी है। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कहने कि यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखिए अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं, सिंपल सी चीज क्या है साथियों, ये आपका क्या कहलाएगी, रियल, ये पूर्व कहलाई जाएगी, और इसकी बात करें तो ये साथियों पश्चिम हो जाएगी, और इसकी बात करें तो ये दक्षिण हो जाएगी, और इसकी अगर बात करें तो ये उत्तर हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कहा जाए, कह रहे कि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व यानी कि ये क्या कहा जा रहा है साथियों, पश्चिम इसको कहा जा रहा है, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री घुमा दिया गया है। और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, पश्चिम की अगर बात करते हैं, पश्चिम को साथियों यहां पर उत्तर कहा गया है, और उत्तर को क्या कहा गया, उत्तर को दक्षिण कहा गया, और दक्षिण को क्या कहा गया है, उत्तर कहा गया है। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय की अगर बात करते हैं तो पूरब दिशा में होता है। किस दिशा में होता है साथियों, पूरब, यानी कि इस दिशा में होता है, तो पूरब को क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है। तो आपका जवाब क्या होगा साथियों, पश्चिम आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि सभी धागे पिन है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या होगा, ये धागे हो गए, ये धागे हो गए, और कहा जा रहा है सभी धागे पिन है, तो ये सभी धागे हमने क्या बना लिए, पिन बना लिए। कहने कि कुछ पिन कुशन है, तो मान लेते इतने पिन क्या हो जाएंगे, इतने पिन साथियों कुशन हो जाएंगे, ये बात भी क्लियर हो गई। अब निष्कर्ष की अगर बात करें, निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है। कह रहे कि कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है, बिल्कुल साथियों, कुछ पिन कुशन है तो कुछ कुशन भी पिन हो सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे हैं, बिल्कुल साथियों, इतने पिन क्या हो जाएंगे, धागे हो जाएंगे, मैं कहूंगा ये भी सही है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। तो 6 दोस्तों की बात की गई है, 6 दोस्त बना लेते, 1 2 3 4 5 और 1 6। कहा जा रहा है कि दिराज प्रमोद पार्थिव के बीच में बैठा है, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, ठीक है, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे। आप इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि प्रियांशु जो है ना, ये प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, तो मुकुंद किधर को बनेगा, प्रियांशु के दाएं तरफ बनेगा या प्रियांशु के बाएं तरफ बनेगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो कहीं पर भी बैठा दो साथियों। मान लीजिए अगर बात करें प्रमोद को, अगर हम यहां पर बैठा रहे हैं, तो प्रमोद के सामने कौन बैठेगा, मुकुंद, यानी कि मुकुंद साथियों यहां पर बैठेंगे, मुकुंद यहां पर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है साथियों कि प्रमोद के बाएं और बगल में लाया है, तो प्रमोद का बायां किधर होगा, मैं कहूंगा प्रमोद का बायां इधर होगा, यानी कि इधर को साथियों लाया बैठे हैं, ठीक है। अब पार्थिव के बाईं और कौन बैठा है, तो पार्थिव हमें देखना होगा कहां पर बैठे हैं। तो अब सबसे ऊपर आ जाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि दिराज जो है ना, दिराज ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है। तो दिराज की अगर बात करें साथियों, देखिए अगर हम प्रमोद यहां पर बना दें और पार्थिव यहां पर अगर साथियों बैठा दें, तो सवाल में क्या कहा गया, सवाल में कहा गया था कि प्रमोद, ये प्रमोद हो गया, और पार्थिव के बीच में दिराज बैठा है, यानी कि दिराज साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर होगी। 6 लोग थे, 6 में से 5 आपने बैठा दिए, एक बचे हैं, एक कौन बचे हैं साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, देख लेते इसको, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, मुकुंद लाया बीच में कौन बैठ जाएगा साथियों, प्रियांशु बैठ जाएगा। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 आपने बैठा दिए। पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा है, तो पार्थिव किधर है, पार्थिव के बाईं और साथियों बगल में कौन बैठा है, दिराज बैठा है, तो दिराज आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को साथियों जरूर देखिएगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहां पर इस वीडियो में साथियों मैंने लिए हैं। तो मैथ का साथियों पहला सवाल है, कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अगर डिफरेंस देखा जाता है, अंतर देखा जाता है, तो 70 है, तो वो संख्या बता दीजिए, वो संख्या कौन सी है। देखिए ये सवाल ऑप्शन से भी हो सकता है। अगर हम मान लीजिए इस ऑप्शन को राइट माने, तो हम कह सकते हैं कि 800 का 40% और 800 के 30%, इन दोनों का अगर अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो 70 आता है, तो हमारा ये जवाब हो जाएगा। एक बार देख लीजिए साथियों, 800 का 40% ये हो गया,
माइनस लगा दिया अंतर, और 800 का कितना कहा गया है साथियों, 30% कहा गया है, तो ये हो गया। इन दोनों का अगर अंतर 70 आता है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 8 चौक 32 यानी कि 320, और 8 तिया 24 साथियों कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा क्या 70 इनको माइनस करके आएगा साथियों, नहीं, ठीक है 80 आएगा। तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा साथियों, हमारा फेल हो जाएगा। दूसरा एक बार हम देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। 600 का साथियों 40%, और 600 का कितना साथियों 30%, ये 100 लगा लिया यहाँ, ये 100 लगा लिया, इन दो जीरो से ये दो जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 6 चौक आपका 24 हो गया, और 6 तिया 18 हो गया साथियों। के इनका अंतर क्या एक तरीके से आएगा, मैं कहूंगा इनका अंतर भी 70 नहीं आएगा, तो ये भी साथियों आंसर नहीं हो सकता। अब सी वाले को चेक कर लेते एक बार, जरा देखिए 70 का क्या साथियों 40%, और सॉरी 70 नहीं बल्कि 700 का 40% और 700 का 30%, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, 100 यहां पर जो लिखोगे आप, 7 चौक 28 यानी कि 280, 7 तिया 21 यानी कि 210, क्या इनका डिफरेंस 70 आएगा, बिल्कुल साथियों इनका डिफरेंस 70 आएगा, अंतर 70 आएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि एक कार को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। कार को पूरा करने के लिए कार को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब किसी कार को पूरा करने के लिए 8 दिनों के लिए 20 व्यक्ति लगाए जाते हैं। मैं कहूंगा साथियों 8 दिन 20 व्यक्ति कार करते रहते हैं, तो कुल कार कितना होगा, 8 की 20 से करेंगे तो 160, यानी कि ये पता क्या आ गया, ये कुल कार्य आ गया, क्या आ गया साथियों, ये कुल कार्य आ गया, यानी कि इतना कार्य होगा। तभी तो इस कार को कंप्लीट करने के लिए 8 दिनों तक 20 व्यक्तियों को लगाया गया, तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि कोविड-19 एक बीमारी आ गई, उसकी वजह से 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार छोड़कर चले जाते हैं। तो साथियों 4 एक तरीके से अगर बात करें, 4 व्यक्ति कार छोड़कर चले जाते हैं। अब 4 दिन में कितना कार्य किया गया, ये तो 8 दिन में किया गया, ठीक है। 20 व्यक्ति वही मान लीजिए 4 दिन तक अगर कार्य करते रहे तो कार कितना हो गया, 8 दूना कितना 4 दूना 8 यानी कि 80 कार हो गया, 80 कार हो गया। अब कितना काम शेष रहा, 160 काम था, 80 काम कर दिया 4 लोगों ने 20 दिन तक, ठीक है, सॉरी 20 व्यक्तियों ने 4 दिन तक शुरू के, तो अब 80 कार ही तो बचा है साथियों, 80 कार बचा है, ठीक है ना। अब कहा क्या जा रहा है कि 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कार छोड़कर चले जाते हैं 4 व्यक्ति, तो अब कितने व्यक्ति बचते हैं साथियों, अब आपके 16 व्यक्ति बचते हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछा जा रहा है कि अच्छा दिनों की संख्या पूछी जा रही है, तो साथियों अब कितना कार बचा है, 80 कार बचा है, ठीक है ना, 80 कार बचा है। और अब लोग इस कार को कितना एक तरीके से करेंगे, कितना करेंगे, तो 16 व्यक्ति करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा 16 कम 16, 16 पंजे 80 यानी कि 5 दिन का समय लगेगा बचे हुए काम को करने के लिए। और पहले कितना दिन लगाए थे, पहले 4 दिन लगाए थे, और अब शेष काम को 5 दिन में कंप्लीट किया गया है शेष व्यक्तियों के द्वारा। तो कह रहे हैं कि कार को पूरा करने के लिए कितने दिनों की जरूरत होगी, मैं कहूंगा 4 दिन इधर लगे, 5 दिन इधर लगे, कुल मिला के 9 दिन की आवश्यकता होगी पूरे कार को करने के लिए। तो 9 दिन आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब अगला सवाल देख लीजिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, 8 वर्ष पहले ए सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, बी की वर्तमान आयु आपको बताने कितनी है। देखिए हमें औसत आयु से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कुल आयु से। हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि ए बी सी की वर्तमान समय पर कुल आयु का योग कितना है, ये आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये इसमें कहा गया है 6 वर्ष पूर्व, क्या 6 वर्ष पूर्व कहा गया। अब देखिए अगर मैं कहूं कि ए बी सी की कुल आयु का योग कितना होगा, ये कितने हैं, ये 3 है, तो 3 की गुणा 29 से करा लीजिए, आपको ए बी सी की कुल आयु का योग मालूम पड़ जाएगा। 29 की गुणा 3 से कराइए, 3 नीम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, 3 दूना 6, 7 8 यानी कि 87 हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, 6 वर्ष पहले की बात की गई है, यानी कि इसमें अगर वर्तमान समय की निकालना है ना इन तीनों की, तो 6 वर्ष पहले की बात की गई, तो 6 इसमें ऐड करो, 6 इसमें ऐड करो, 6 इसमें ऐड करो, यानी कि कुल मिला के 18 इसमें ऐड कर दो, और आपको ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग मिल जाएगा। तो 7 8 15 हो गए, ये 9 और 1 10, यानी कि 105 साथियों वर्तमान समय पर इनकी आयु है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा अच्छा यही चीज अब ए और सी के साथ करो। अगर ए और सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु नहीं यानी कि दोनों की योग कितनी हो जाएगी, तो ये 2 लोग हैं तो 2 से इसकी गुणा कर दो, यानी कि 27 की अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा,
ये इनकी 8 वर्ष पहले की आयु का योग आ जाएगा। 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। अब देखिए 8 वर्ष पूर्व वर्तमान समय की निकालना है तो 8 इसमें प्लस करो, 8 इसमें प्लस करो, यानी कि 16 इसमें प्लस आपको करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग 105 है और ए प्लस सी की वर्तमान आयु का योग कितना है साथियों, 70 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अरे भाई अगर इस संख्या में से इसको घटा दोगे तो बी की आयु आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें से घटा दो साथियों, 5 आ गया और ये यहां पर 3, यानी कि 35 वर्ष जो होगी ये बी की वर्तमान आयु होगी। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि बिक्री कर सहित इस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। यानी कि बिक्री कर सहित, ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772.8 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए। क्रय मूल्य मतलब वस्तु को जो खरीदा गया है ना वो 600 रुपए में खरीदा गया है। यदि दुकानदार ने 15% लाभ कमाया तो बिक्री की दर क्या हुई। बिक्री की दर यानी कि जब बिक्री बेचा जा रहा था तो उसमें दर कितनी हुई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 600 रुपए में अगर किसी वस्तु को खरीदा था, ठीक है, और अगर बात करें 15% का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है ना, 600 रुपए में खरीदा और दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया, तो देखो जरा 600 का 15% साथियों कितना निकलता है। 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके और 15 55 15 छक्का 90 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें 90 यहां पर आ जाएगा, 900 थोड़ी ना, 90, यानी कि 90 रुपए का उसको क्या प्रॉफिट भी प्राप्त हो रहा है। तो इसने खरीदा था इतने में, यानी कि 600 में खरीदा था, 90 रुपए का उसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ, यानी कि 690 रुपए में उसने वस्तु को बेचा होगा। ठीक है ना, वस्तु को बेचा होगा। अब यहां पर कहा गया है कि विक्रय मूल्य जो है वो 772.8 है। तो जरा 772 क्या साथियों, 772.8 में से 690 को घटा दो, 690 को क्या कर दो साथियों, घटा दो। चलिए घटा देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 में से साथियों तो 8 बच जाएगा यहाँ पर, मतलब कुल मिला के 82.8 रुपए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरीके से दर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको क्या बदल लेना है, इसके आपको प्रतिशत में बदल लेना है। प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा 100 से करना पड़ेगी और नीचे क्या आ जाएगा, एक तरीके से साथियों ये आ जाएगा 690 आ जाएगा। तो 690 आ गया, इसको कैलकुलेट कर दो, बिक्री कर की दर आपको कितनी है ये मालूम पड़ जाएगी। इस जीरो को हटाकर, इस पॉइंट को हटाकर नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कट करें, किससे कट करें, 3 से कट करें, देखिए जरा हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया, 2 यहां पर लग के इधर आ जाएगा 32 हो गया, 3 नीम 27 हो गया। ठीक है, एक काम करो, 3 एकम 3 हो गया और ये 28 है, ये कट नहीं पाएगा भाई, यहाँ पर तो दिक्कत मिस्टेक होगी। देखिए 2 नहीं, ये 3 नहीं, ये 2 आना चाहिए भाई। ठीक है, 3 से कट किया ना, 3 दूना 6, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगी, हो गया 22। 3 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 8 में लग जाएगा, 18 हो गया, 3 छंग 18 हो गया। इसको कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि अब आपके पास आ गया 276/23 आ गया। इसको अगर कट करें, ये किससे साथियों कट करें, देखिए जरा, इसकी अगर साथियों बात करें क्या डायरेक्ट इसी से ही कट कर लें, 276 भाग यहाँ पर 23 है, तो इसको अगर कट करें, देखिए 23 से कट करते, 23 से कम 23 हो गया। अब कितना जाएगा, 24 25 26, यानी कि यहाँ पर साथियों कितना जाएगा, 24 25 26 27 4 जाएगा ना, तो ये साथियों अब 46 हो गया। 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहूंगा 12, अगर बात करते हैं 12% आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से आंसर में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत लगी इस सवाल को समझने में तो दोबारा देखिएगा, मैं कहूंगा आपकी समझ में बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद करते हैं अगले नंबर के साथियों क्वेश्चन की। क्या आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य साथियों कितना बताया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपए बताया गया है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250, यानी कि किसी वस्तु को 2250 रुपए में खरीदा है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता, ठीक है, तो इस लेन देन में अर्जित लाभ कितना होता, ये आपको यहां पर साथियों कुल मिला के बताना है। चलिए भाई बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं साथियों। कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको साथियों 2250 आप लिख दीजिए, यानी कि जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यानी कि अगर अंकित मूल्य की बात करें, अंकित मूल्य का 75% क्या है, अंकित मूल्य का 75% है ये 2250, यानी कि अंकित मूल्य का क्योंकि अंकित मूल्य से 25% कम है ना, तो अंकित मूल्य का 75% तो होगा साथियों क्रय मूल्य, जो कि 2250 है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है साथियों, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए इसको अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो अंकित मूल्य आपको मालूम पड़ जाएगा। ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे और ये 75 साथियों नीचे आ जाएगा और ये चीज यहां से गायब हो जाएगी।
अब इसको एक तरीके से कट करें तो 5 से कट करें, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 0 0 0 लग गया, 15 से कट करें 15 3 45, यानी कि 3000 आपका क्या आ गया, 3000 आपका साथियों अंकित मूल्य यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए अब क्या करेंगे साथियों, अब कहा जा रहा है कि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा गया था, यानी कि अंकित मूल्य 3000 था, अंकित मूल्य 3000 था, इसको 15% की छूट पर बेचा गया था। तो अगर 3000 का 85% निकाले, क्योंकि 15% की छूट दी गई, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 85 की गुणा 30 से करा लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 25 हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा साथियों, 2550 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं लाभ को पूछा जा रहा है, अरे भाई किसी वस्तु को खरीदा है 2250 रुपए में, बेचा जा रहा है 2550 रुपए में, कितना एक तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम यहां पर प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना हो रहा है साथियों एक बार देखकर बताइए। देखिए 2550 और 2250, इसको साथियों वो माइनस कर लो, 3 आ जाएगा, यानी कि 300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाता है, 2250 नीचे आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, इसकी बात करें 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, ये आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, 3 से कट करें तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब अगर इसको कट करें 15 से कट करें डायरेक्ट, ठीक है, 15 एकम 15, 5 इधर आ जाएगा, 15 तिया 45, तो 13 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, और 13 पॉइंट करके आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, करके 600 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 850 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास, ठीक है, मूलधन है, ठीक है, 600 रुपए है, आपके पास समय है 3 वर्ष का समय है, आपके पास मिश्रधन यानी कि साथियों ए है, जिसको हम कह सकते हैं 850 है, आपसे आर यहां पर पूछी जा रही है, यानी कि रेट आपसे यहां पर क्या पूछी जा रही है। चलिए, तो अगर हम साथियों बात करें साधारण ब्याज कितना होगा, तो इन दोनों को घटा दो आपस में, साधारण ब्याज आपको पता चल जाएगा, 250 साधारण ब्याज हो जाएगा इन दोनों को घटाने पर। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आपके पास पी है, आपके पास क्या है, साधारण ब्याज है, आपके पास समय है, आर आपको निकालना है, तो आर बराबर दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे पी इंटू टी, ये आ गया सूत्र। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दर निकालना है आपको ना, साधारण ब्याज कितना है 250 है, गुणा 100 यहां पर हो जाएगा, पी कितना है 600 है, और टी कितना है 3 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर बात करें साथियों, अब आपके पास यहां पर क्या आ चुका है, अब आपके पास 250 बचे, ठीक है, बटे 18 आ चुका है, इसको साथियों अब आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। चलिए भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 नीम 18, ठीक है, 2 एकम 2, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि 125 बटे 9 यहाँ पर आ रहा है, और 125 बटे 9 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो कितनी दर निकली साथियों, 125 बटे 9% आपकी दर निकली, तो यही क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब इस सवाल को देख लेते हैं, क्या है इस सवाल में, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपसे स्ट्रक्चर यही होगा सवाल का, बस ये 3 संख्याएं बदली हुई होंगी, ये वाली और ये वाली। सवाल इस ऐसे होगा, एक संख्या को इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो वही संख्या जब इतने से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आप साथियों क्या करिए, सबसे पहले कि अगर यहां पर बात करते 65 से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप क्या करें साथियों, ये देखिए कोई मान लीजिए संख्या है, इसको जब 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 31 आता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो अंत वाली संख्याएं दिख रही हैं, एक ये वाली और एक वाली, इन दोनों को साथियों विभाजित करना है, यानी कि 31 भाग 13 को। अब देखिए जो शेषफल बचता है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा, 5 बचा, तो आपका शेषफल 5 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना बचेगा, तो 31 और 13 को विभाजित करना है, तो शेषफल होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एग्जाम से पहले जितना आप पढ़ सकते उतना आप साथियों जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से पास हो जाएगा, बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। सभी चीजें आपको दी गई हैं, आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर, देखिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं, उसके बाद आपके ऊपर है, आप जो करना चाहना वो कर लेना।
अगर कोई मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करता है, तो हर एक टीचर कहता है कि भाई यूपीएससी में जो पिछले ईयर के पेपर है ना, पिछली सालों के पेपर, आप उनको सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है और वो आपको फायदा हो जाएगा। कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से आप पढ़ लेंगे। अगर कोई रेलवे की तैयारी करता है तो वो भी यही चीज फॉलो करता है कि जो भी पिछले कुछ सालों के पेपर है उनको सॉल्व करता है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए ना वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, वही ट्रेंड चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाए, 19-20 का फर्क हो जाता है बस। ऐसी जो एसएससी की तैयारी करता है वो भी यही करता है, और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पिछली परीक्षाओं में जो शिफ्ट आई हैं, ठीक है, उन शिफ्टों में जो हिंदी के क्वेश्चन है, जीके के, रीजनिंग, मैथ के, उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में उठा लेगा। ऐसा थोड़ी ना सारे क्वेश्चन वो नए तरीके से बन